शहर बदले, नाम बदले, चेहरे बदले, वजह बदली, लेकिन नीले ड्रम की कहानी नहीं बदली। मुस्कान से शुरू हुआ यह सिलसिला नामालूम देश के कितने शहरों से होकर गुजरता हुआ, जिस शहर को हम कहते हैं कि यहाँ आए हैं तो मुस्कुराइए, यानी लखनऊ, उस लखनऊ के नीले ड्रम से एक ऐसी कहानी बाहर आई जो सच में झकझोर देती है पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को। एक 19 साल का लड़का, इकलौता बेटा, जिसके पापा की ये ख्वाहिश है कि बेटा डॉक्टर बने और फिर उनके पैथोलॉजी लैब जो है उसकी विरासत को आगे बढ़ाए, बस इतनी सी ख्वाहिश थी। बेटा मना कर सकता था, बेटा लड़ सकता था। बहुत सारे ऐसे हैं माँ बाप जो बच्चों पे प्रेशर डालते हैं कि ये बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पायलट बनो, बट आखिर में ये होता है कि बेटा जो बनता है माँ बाप फिर खुश हो जाते हैं। तो बात इतनी सी थी कि एक बाप की तमन्ना थी कि उसका बेटा नीट का एग्ज़ाम दे, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करे और डॉक्टर बन जाए। नहीं बनना था, पापा को समझा लेता, लेकिन उसने जो किया, मैंने कहा कि ये कहानी झकझोर कर रख देती है। ये कहानी लखनऊ की है। लखनऊ में एक सोसाइटी है, आशियाना सोसाइटी। अच्छी खासी यहाँ कोठियाँ हैं, लोग यहाँ रहते हैं। और इसी आशियाना सोसाइटी में मानवेंद्र सिंह नाम के एक शख्स, जिनकी उम्र 50 साल, अपने इकलौते बेटे और एक बेटी के साथ रहा करते थे। 3 मंजिला एक खूबसूरत मकान। मानवेंद्र सिंह का अपना कारोबार है। उनके 12 के करीब पैथोलॉजी लैब हैं लखनऊ शहर में। 3 शराब की दुकानें हैं। करोड़पति हैं। पर चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। पत्नी की 9 साल पहले मौत हो गई तो अपने बेटे और बेटी को अकेले पाल रहे थे। 3 मंजिला इस मकान में 3rd फ्लोर पे वो खुद रहते, दोनों बच्चे रहते। बीच वाले फ्लोर पर उनके भाई रहते और ग्राउंड फ्लोर खाली था, वो मेहमानों के लिए। 20 फरवरी की सुबह होती है। मानवेंद्र सिंह का रूटीन था कि वो सुबह उठते तो अपनी सोसाइटी में चक्कर काटते, वॉक करते। हंसमुख इंसान, जल्दी दोस्त बना लेते। तो सोसाइटी और कॉलोनी के लोगों में उनके दोस्तों की तादाद अच्छी खासी थी। लेकिन 20 फरवरी को जब रूटीन के तहत मानवेंद्र सिंह अपने घर से बाहर नहीं निकले तो पड़ोसियों और उनके दोस्तों को बड़ा अजीब लगा कि ऐसा अमूमन होता नहीं है। फिर इसके बाद मानवेंद्र के छोटे भाई उनको फ़ोन करते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ। वो दूसरे मोबाइल पर फ़ोन करते हैं, स्विच ऑफ। तीसरे पर करते हैं, स्विच ऑफ। मानवेंद्र सिंह के पास 3 मोबाइल, 3 नंबर। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब तीनों नंबर स्विच ऑफ। भाई को फिक्र होती है, वो आते हैं, पूछते हैं। जो दोस्त हैं कॉलोनी के, वो मानवेंद्र सिंह के इकलौते बेटे अक्षत सिंह से पूछते हैं। 19 साल का ये लड़का लखनऊ के एक नामी स्कूल से 12th पास किया कि पापा कहाँ हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे। वो कहता है पापा सुबह सुबह आज अचानक उन्होंने कहा मुझे दिल्ली जाना है और 2 दिन बाद लौट आएंगे। पहले तो अजीब लगा कि अचानक दिल्ली जाना, क्योंकि उसी दिन 20 तारीख को उनकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ। और दूसरा, एक साथ एक शख्स का तीनों मोबाइल बंद होना, ये और ज़्यादा शक पैदा कर रहा था। खैर, इन्होंने कहा कि इंतज़ार कर लेते हैं। अब 21 फरवरी की तारीख आ गई, 24 घंटे बीत गए, तीनों मोबाइल अब भी बंद। बेटे से पूछा, फिर बेटा यही कह रहा है। अब दोस्तों को, रिश्तेदारों को फिक्र हुई। फिक्र इस बात की कि चलो दिल्ली गए, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि दिल्ली पहुंचकर वो अपने बच्चों को, अपने भाइयों को फ़ोन ना करे कि हम ठीक ठाक पहुंच गए। और तीनों मोबाइल का बंद होना डरा रहा था। फिर तय हुआ कि 24 घंटे हो गए, लौटे नहीं, फ़ोन भी बंद है, कोई बातचीत नहीं हुई, तो क्या किया जाए। तो भाई ने और दोस्तों मिलकर तय किया कि चलकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं। अब सोसाइटी के लोग और रिश्तेदार, उनके भाई पुलिस स्टेशन जा रहे हैं रिपोर्ट लिखाने। साथ में बेटा अक्षत भी जा रहा है। अक्षत वहाँ जाता है, ये लोग रिपोर्ट लिखाते हैं और ये रिपोर्ट भी अक्षत खुद लिखाता है, उसी के साइन है, उसी का नाम है। रिपोर्ट में वो यही बताता है कि सुबह 20 फरवरी की अचानक पापा ने कहा कि मुझे कुछ काम है, दिल्ली जा रहा हूँ, 2 दिन में लौट आऊँगा। तीनों नंबर भी पापा का लिखाता उस कंप्लेंट में, तीनों नंबर बंद।
पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है, इसके बाद अब तलाश शुरू करती है, तफ्तीश शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं। इस दौरान अब सोसाइटी के लोग जो फिक्रमंद हैं, उनके दोस्त फिक्रमंद हैं, वो उसी सोसाइटी के, आशियाना सोसाइटी के एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, मानवेंद्र मिसिंग अपडेट के नाम से। इस ग्रुप में हर कोई अपनी एक दूसरे को जानकारी दे रहा है, एफआईआर जो मिसिंग रिपोर्ट है उसकी कॉपी दे रहा है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तभी अब तीसरा दिन है, 23 तारीख आ गई, 23 फरवरी। 23 फरवरी को सोसाइटी के लोगों ने नोटिस किया, जो अब तक उनका ध्यान नहीं था, कि पहले तो देखा सीसीटीवी कैम, क्योंकि बेटे ने कहा दिल्ली गए हैं तो शक की गुंजाइश नहीं थी, और 3 मोबाइल बंद, इसका मतलब है जो कुछ हुआ है रास्ते में हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं। तो अब सोसाइटी के लोग ज़्यादा फिक्रमंद हुए और मिसिंग के तीसरे दिन 23 फरवरी को उसी सोसाइटी में उस सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं। जब चेक करते हैं तो एक अजीब चीज़ देखने को मिलती है। 20 फरवरी की रात मानवेंद्र सिंह एक शादी में गए थे अपने भाई के साथ। शादी से वो घर लौट आते हैं, भाई अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरा ये दिखा रहा है कि वो 20 फरवरी की रात घर तो आए, लेकिन उसके बाद 21, 22, 23 को ही ये सीसीटीवी कैमरा अब चेक हो रहा है। किसी भी कैमरे में वो अपने घर से बाहर निकलते हुए कैद नहीं हुए। जैसा कि अक्षत ने कहा था कि 20 की सुबह वो दिल्ली गए, तो 20 की सुबह किसी भी सीसीटीवी कैमरे में सोसाइटी के, जबकि कैमरे का रुख उनके घर की तरफ, उनकी गाड़ी के बारे में सबको पता है, गेट तक, बट घर के बाहर मानवेंद्र कहीं किसी कैमरे में कैद नहीं हुए। अब ये अजीब बात थी कि एक शख्स घर के अंदर तो गया, घर के बाहर नहीं निकला, तो क्या वो घर से बाहर ही नहीं निकले? और अगर घर के अंदर हैं तो 3 दिन से अंदर क्या कर रहे हैं? अब ये बात सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को बताई। फिर ये बात अक्षत यानी मानवेंद्र के इकलौते बेटे के कानों तक गई। तब मानवेंद्र ने अपने एक रिश्तेदार को फोन किया और कहा कि उसके पिता ने अपनी जान दे दी है। अब रिश्तेदार जो खुद परेशान कि वो कहाँ गायब है, वो बाकी लोगों से ये बात शेयर करते हैं और कहते हैं कि अक्षत ऐसा ऐसा बता रहा है कि उन्होंने तो अपनी जान दे दी। अब जब दोस्त और बाकी चाचा और ये लोग सुनते हैं तो वो गुस्सा करते हैं कि यार तुमने अभी तक बताया नहीं, मिसिंग रिपोर्ट तुम हमारे साथ लिखाने जा रहे हो और अब कह रहे हो कि उन्होंने अपनी जान दे दी, तो ये सच क्यों नहीं तुमने पहले बताया? अब ये बात पुलिस तक चली जाती है। पुलिस अक्षत को बुलाती है और पूछताछ करती है कि बताओ कि तुम ये क्यों कह रहे हो, पहले तो तुमने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। अक्षत घबरा जाता है। उसकी घबराहट देखकर पुलिस को पहली बार उस पर शक होता है और अब पुलिस उससे तसल्ली से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद कई घंटे तक थाने में एक पूरी पुलिस की टीम अक्षत को लेकर उसी के घर में पहुंचती है, हाथों में रस्सियां और बेड़ियां, हथकड़ियां। घर में लाती है, पुलिस वाले कमरे में है। अब अक्षत एक एक कमरे में जा रहा है और पुलिस वालों को कहानी सुना रहा है। उस घर में वो जितनी देर तक रहा, पुलिस वालों को उसने 19 और 20 फरवरी की कहानी सुनाई। उसकी कहानी खत्म हुई, उसके बाद पुलिस वाले उसको लेकर थाने चले गए। थाने चले गए पर अपने साथ एक और चीज ले गए। अक्षत की जब कहानी खत्म हुई तो उस घर के वो ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर उन्हें एक नीला ड्रम दिखाई देता है। पुलिस वाले बाकायदा कैमरे में रिकॉर्ड है ये, उस ड्रम को ठोक पीट कर देखते हैं, फिर उसका ढक्कन खोलते हैं। जब ढक्कन खोलते हैं तो ड्रम के अंदर पॉलिथीन के एक बैग से लाश का एक टुकड़ा बाहर आता है। वो धड़ था एक इंसान का, गर्दन से नीचे और पेट के आखिरी सिरे तक, बाकी कुछ नहीं था। अब धड़ को देखकर पुलिस वाले समझ गए कि ये किस शख्स की लाश है, क्योंकि कहानी सुनाने वाला कोई और नहीं, जिस शख्स का ये धड़ था उसी का इकलौता बेटा था। और उसी की निशानदेही पर पुलिस उस ड्रम तक पहुंची और उस ड्रम से आधी अधूरी लाश बाहर निकाल कर लाई। ड्रम भी अब पुलिस अपने साथ ले गई। लाश के आधे अधूरे टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। अब इससे पहले जो अक्षत अपने घर में बैठकर पुलिस वालों को कहानी सुना रहा था, वो पूरी कहानी क्या थी, हूबहू आपके सामने पेश है। अक्षत ने बताया कि 19 फरवरी की रात उसके पापा एक शादी से घर लौटे। घर लौटने के बाद उन्होंने अक्षत से बात की उसकी पढ़ाई के बारे में।
फिर उसके करियर के बारे में। उन्होंने पूछा कि तुम्हारी नीट की तैयारी कैसी चल रही है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। अक्षत ने कहा कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं नीट की पढ़ाई नहीं करना चाहता। इससे पहले लखनऊ के ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसकी नीट के लिए उसका दाखिला कराया गया था। 2 अटेम्प्ट कर चुका था वो नीट के एग्ज़ाम में, दोनों बार कामयाबी हाथ लगी नहीं। उसके फादर गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि फिर तुम्हारा करियर क्या है, तुम नीट में बैठना नहीं चाहते, डॉक्टर बनना नहीं चाहते, तो और क्या करोगे। असल में अक्षत चाहता था कि ये डॉक्टर वॉक्टर का काम छोड़कर और उसके फादर जो पैथोलॉजी लैब चला रहे हैं, कोई अच्छा एक रेस्टोरेंट, इस तरह की चीज़ें खोली जाएं और उसी को बिज़नेस को आगे बढ़ाए। बट पापा चाहते थे कि वो डॉक्टर बने और पैथोलॉजी लैब के इसके बिज़नेस को वो आगे बढ़ाए एक डॉक्टर बनकर। तो इसी बात पर 19 फरवरी की रात बाप बेटे में बहस हो गई। बहस इस कदर पड़ी कि मानवेंद्र को गुस्सा आ गया। उनके पास एक लाइसेंसी राइफल है। उन्होंने उस राइफल को निकाला और सिर्फ अक्षत को डराने के लिए राइफल उठा ली और कहा कि तुम बदतमीजी कर रहे हो, तुम सुनते नहीं हो, तुम बिगड़ रहे हो। तो धमकाने के लिए राइफल उसकी तरफ उठाया। अक्षत शांत हो गया। उसने कहा ठीक है, आप जैसा कहेंगे पापा मैं वैसा करूंगा। यह सुनने के बाद मानवेंद्र का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने राइफल नीचे रख दी। उन्होंने जैसे ही राइफल नीचे रखी, अक्षत ने अब फौरन उस राइफल को उठा लिया और राइफल उठाने के बाद सीधे अपने पापा की तरफ नाल को किया और ट्रिगर दबा दिया। गोली सीने में लगी। जैसे ही गोली चलने की आवाज़ आई, बराबर के कमरे में अक्षत की 17 साल की बहन सो रही थी। आवाज़ सुनते ही वो उठी, भागकर अपने पापा के कमरे में आई। जब कमरे में आई तो जो मंजर था वो ये कि पापा बेड पर खून से लथपथ गिरे हुए थे, भाई के हाथ में लाइसेंसी राइफल, और पापा लगभग तब तक दम तोड़ चुके थे। बहन को देखकर अक्षत घबरा गया। बहन चीखना चाहती थी, लेकिन अक्षत ने अचानक अपनी बहन को पकड़ा और कहा कि अगर तुमने शोर मचाया या इस कमरे में जो कुछ देखा किसी को बताया तो मैं पापा की तरह तुम्हें भी मार सकता हूँ और मार दूंगा। बहन घबरा गई, डर गई। उसने कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इसके बाद उसने अपनी बहन को उसी कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर कमरे से अपने पापा की लाश बड़ी मुश्किल से उठाता हुआ वो ग्राउंड फ्लोर पर लाया। ग्राउंड फ्लोर पर लाने के बाद उसने लाश एक जगह रख दी। अब उसका प्लान ये था कि इस लाश को उठाऊं, गाड़ी में डालूं और ले जाकर दूर अमौसी की तरफ कहीं जंगल में जला दूं या फेंक दूं। लेकिन 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक लाश लाने में उसे अंदाज़ा हो गया कि लाश का वजन बहुत ज़्यादा है और वो अकेले ये काम नहीं कर सकता। फिर क्या करे, सोचने लगा। तभी उसे नीले ड्रम, लाश के टुकड़े, ऐसी तमाम वारदातों की कहानियाँ जो अखबारों में, टीवी पे, न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर तैरती रहती हैं, उसके दिमाग में वो तस्वीरें घूम गई। फिर उसे लगा कि अकेले लाश उठाकर फेंकना मुश्किल है। अगर लाश को टुकड़ों में कर दूं तो किस्तों में फेंक सकता हूं। अब वो सुबह का इंतज़ार करने लगा। सुबह हो गई। सबसे पहले अपनी बहन के कमरे में गया, बहन से बात की, फिर पूछा कि भूख लगी है, नाश्ता करोगी। इसके बाद पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद अपनी बहन को खिलाया, खुद खाया। फिर वापस बहन को रूम में बंद कर दिया। नीचे आया, तैयार हुआ और बाज़ार चला गया। बाज़ार जाने के बाद उसने आरी खरीदी, वापस घर आया। अब नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लाश जहां अभी भी उसके पापा की पड़ी हुई थी, पहले दोनों हाथ काटे, फिर दोनों पैर काटे। फिर लगा कि अब भी शायद साइज़ बड़ा है या उठाना मुश्किल है। फिर सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद सर, दोनों पैर, दोनों हाथ उसने पॉलीथीन के बैग में भरा और इंतज़ार करने लगा। जब उसने देखा आसपास कोई नहीं है, गाड़ी एकदम अपने पोर्च के पास लाया। उस गाड़ी की डिक्की में उसने सर, पैर और हाथ इनको रखा, घर में ताला लगाया और घर से निकल गया। दूर अमौसी के पास जाता है सुनसान जगह पर
और अपने साथ गाड़ी में जब वो सारी चीज़ें लाया तो वो तेज़ाब और कुछ पेट्रोल जैसी चीज़ भी लेकर आया। वहाँ ले जाकर उसने इन लाश के टुकड़ों को जलाने की कोशिश की। पूरी तरह से जली नहीं, डर भी था कि कोई देख न ले। फिर वापस आ गया। वापस आने के बाद अब उसका प्लान ये था कि अगली किश्त में जो धड़ है उसको भी ले जाकर वहीं उसी इलाके में कहीं जला देंगे। घर में 5 लीटर एसिड भी रखा हुआ था उसने। अब आता है, मौके की ताक में है, लेकिन दिन हो चुका है, देखता है आसपास में लोग हैं। एक बार गाड़ी पोर्च तक भी लाया कि अब धड़ को अंदर रख दूँ, डिक्की में ले जाऊँ, लेकिन तभी कोई आ गया। फिर वो डर गया। उसने कहा मुश्किल है, लेकिन ऐसे ही कैसे रखूँ। तब उसने घर में ही इत्तेफाक से कहें या बदनसीबी कहें कि एक नीला ड्रम रखा हुआ था। उसने उस नीले ड्रम को खोला, ग्राउंड फ्लोर पर लाया और अपने बाप के बाकी धड़ के हिस्से को उसी ड्रम में डालकर ड्रम का ढक्कन बंद कर दिया। अब इंतज़ार करने लगा कि मौका मिले तो वो इस ड्रम से धड़ निकाल कर भी बाहर ले जाकर फेंक देगा और उसे जला देगा। हालांकि उसके मौसा का बयान यह है कि उसने एक जगह कहा कि वो धड़ को भी ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देगा। लेकिन इधर उल्टा हुआ ये कि जब 20 तारीख को सुबह वो निकले नहीं मानवेंद्र घर से, दोस्त परेशान, भाई ने फ़ोन किया, तीनों मोबाइल बंद, तो अब सभी को फिक्र होने लगी। और 21 तारीख को अब लोग घर आ गए। अब अक्षत के पास मौका ही नहीं था कि वो उस धड़ को उठाए और ले जाकर कहीं ठिकाने लगाए। चाचा भी आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, पड़ोसी दोस्त भी घर में हैं। उस ग्राउंड फ्लोर पर जो मेहमानों के लिए है, एक कोने में वो नीला ड्रम भी है, लेकिन किसी को शक तक नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि इस घर से एक बाप गायब हुआ था। बेटा सामने है, बेटी भी घर में है। एक बाप को मार कर कोई घर में ही नीले ड्रम में रखे, कौन सोचेगा। किसी ने शक नहीं किया। ड्रम ग्राउंड फ्लोर पे पड़ा रहा, लोग आते रहे, देखते रहे। कई लोगों ने देखा, किसी को ज़रा सी भी कोई शक की गुंजाइश नहीं हुई। लेकिन फिर 3 मोबाइल का एक साथ बंद होना, ये लोगों को शक पैदा कर गया। और उसी के बाद फिर वो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं, फिर पुलिस आती है। अब यहाँ तक की कहानी तो आपने सुन ली और वो पकड़ा जाता है। अब इधर इस कहानी का दूसरा पहलू ये है कि जब उसने अपने फादर को गोली मारी और गोली की आवाज़ सुनकर बहन अपने कमरे से इस कमरे तक आ गई, फिर उसने उसे डराया, धमकाया कि तुम्हें मार देंगे। बहन 17 साल की 11th क्लास में पढ़ रही है। इस हादसे के बाद जब घर में अगले 3 दिनों तक ड्रम में धड़ रखा हुआ है और कि बहन को पता है कि भाई ने पापा को मार डाला है, तब भी वो किसी से कुछ बताती नहीं। जबकि 21 तारीख को उसके चाचा और बाकी सब रिश्तेदार घर आ चुके थे परेशान हाल में। उस वक्त भी वो बता सकती थी, पर वो नहीं बताती। यहाँ तक कि उसका एग्ज़ाम था और पड़ोस में ही एक उसकी दोस्त रहती है। दूसरे दिन वो अपनी दोस्त के घर गई पढ़ाई के लिए। वहाँ पढ़ाई की, 2 घंटे रुकी, 2 घंटे बाद वापस भी आ गई। लेकिन अपनी दोस्त या उसके दोस्त के जो दादा है और पापा है या मम्मी है, उनको भी कुछ नहीं बताया। जबकि इन लोगों के बीच में वो खुद को महसूस कर सकती थी कि ये लोग हैं, मेरा भाई कुछ नहीं करेगा। लेकिन वजह पता नहीं। पर बहन को कई ऐसे मौके मिले जब वो इस सच को उगल सकती थी, लेकिन ना वो अपनी दोस्त को उसने कुछ बताया, ना उनके पेरेंट्स को, ना अपने चाचा को। और ये तमाम लोग 3 दिन तक आते रहे और 3 दिन तक वो धड़ घर में वैसे ही पड़ा था। शुरू में पुलिस को अक्षत वैसे ही गुमराह कर रहा था जैसे किसी पेशेवर अपराधी की तरह। अब उसने जो कहानी सुनाई है, पुलिस फिर भी उसकी तफ्तीश कर रही है कि क्या उसका यह बयान सच है कि रात गुस्से में जब बहस हुई तो फिर पिता ने राइफल निकाल कर उसको डराने के लिए उसकी तरफ ताना था, या वो अपने बचाव में ये कह रहा है। उसके मौसा का भी ये स्टेटमेंट आया कि वो मारना नहीं चाहता था, डर की वजह से गोली चल गई। तो फिर टुकड़े क्यों किए? तो मौसा का कहना इसकी भी सफाई दे रहा है कि वो बॉडी, उसके पिता का वेट ठीक ठाक था, करीब 90 kg, अकेले उठा नहीं सकता था, इसीलिए उसने टुकड़े करने का फैसला किया और कुल 4 टुकड़े किए। सर धड़ से अलग किए, दोनों हाथ अलग किए, दोनों पैर अलग किए।
अब ये सारी चीज़ें चूंकि वो अपने बचाव में भी कह सकता है, इसीलिए पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। अब इसी से जुड़ी हुई इसी की एक और कहानी थी जिसकी पुलिस जांच कर रही है। 4 महीने पहले इसी मानवेंद्र के घर में एक चोरी होती है, कुछ जेवर चुरा लिए जाते हैं। मानवेंद्र अब घर में बेटा और बेटी और एक घर में काम करने वाली मेड, तो मानवेंद्र का शक सीधे मेड पर जाता है। मेड इनकार करती है कि साहब मैंने कोई चोरी नहीं की। मानवेंद्र पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और रिपोर्ट लिखा देते हैं। इसके बाद जांच होती है। फिर एक रोज़ अचानक मानवेंद्र को पता चलता है कि असल में वो जेवर उनकी नौकरानी ने नहीं चुराए, बल्कि अक्षत ने चुराए थे। कंप्लेंट वापस ले लेते हैं अपने बेटे को बचाने के लिए। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जो 4 महीने पहले हुआ, मानवेंद्र अक्षत को लेकर थोड़े से सख्त हो जाते हैं। अब वो कहाँ जाता है, किन दोस्तों से मिलता है, कितनी देर बाहर रहता है, वो खुद लैब में होते, लेकिन पल पल की जानकारी रखते और जब भी रात को आते उससे पूछताछ करते कि तुमने क्या किया, कहाँ गए, क्यों गए। तो पिछले इस चोरी के इंसिडेंट के बाद से जब पिता ज़्यादा टोका टोकी करने लगे, पूछने लगे, तो अक्षत और चिढ़ गया। तो एक पहले से चिढ़ा हुआ और 19 फरवरी की रात उसके करियर और पढ़ाई को लेकर जब बहस हुई तो उसे और गुस्सा आ गया। ऐसे बहुत सारे क्राइम हैं जो गुस्से में होते हैं, इंटेंशन नहीं होता। कोई गुस्से में किसी का गला जोर से पकड़ लेता है, उसे एहसास ही नहीं होता कि इतने ज़ोर से पकड़ा है कि वो घुट कर मर गया। किसी को गुस्से में कोई भी सामान मिलता है, चाकू से लेके कुछ उठाता है और मार देता, बाद में गिल्टी फील करता है। किसी के पास बंदूक है, पिस्टल है, राइफल है, तो वो भी उस वक्त गुस्से में इंसान पागल हो जाता, कर देता है। यहाँ ये भी मान सकते हैं कि 19 तारीख को बाप बेटे की लड़ाई के बाद गुस्सा आया, लेकिन गोली चलाने के बाद 19 साल का एक लड़का जो करोड़ों की वारिस, एक तरह से बेटा है तो इकलौता ही वारिस हुआ, गुस्से में चलाई गोली के बाद, मतलब पहले पिता के सीने पर गोली मारी, फिर बाजार से आरी खरीदी, फिर 4 टुकड़े किए। ये सारी चीज़ें गुस्से में नहीं हो सकती, ये कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ भरा हुआ था। अब असली वजह नीट है, कुछ और है। पुलिस इस बारे में अपनी तफ्तीश कर रही है। लेकिन अब तक नीले ड्रम की जितनी भी कहानियाँ हमारे सामने आई, जो मैंने आपको सुनाई, उनमें से सबसे ज़्यादा ये झकझोर देने वाला इसलिए है कि एक तरफ एक बाप है और एक तरफ इकलौता बेटा है, करोड़पति बाप है, उसकी उम्मीदें हैं, लेकिन बेटा न सिर्फ बाप को मारता है, बल्कि उसके बाद जो लाश के साथ करता है, मतलब किसी भी पेरेंट्स को परेशान करने वाली चीज़ है, पूरी सोसाइटी और समाज को झकझोर देने वाली चीज़ है। लेकिन क्या कीजिएगा, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि ये शायद पहला है, इससे ज़्यादा बुरा और क्या होगा, और तभी ऐसी चीज़ आ जाती है। तो मुझे लगता है कि अब तक नीले ड्रम की जितनी भी कहानियाँ सामने आई, उनमें से ज़्यादा झकझोरने वाली कहानी ये थी, क्योंकि इस पागलपन और सनक को क्या कहूँ, समझ नहीं आता। फिलहाल अक्षत लखनऊ पुलिस की कस्टडी में है, 19 साल की उम्र है, तो नाबालिग भी नहीं है। अब उसके ऊपर एक मर्डर का केस चलेगा और उम्र कैद, अगर जज थोड़े रहमदिल हुए तो 20 साल तो कम से कम पक्की